हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है 20 सितंबर करंट अफेयर्स एनालिसिस में। आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश और मेरा नाम है कुश पांडे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि भारत में भारतीय पार्लियामेंट में टेबल किया गया है द लॉन्ग अवेटेड विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। एक ऐसा बिल, एक ऐसा लॉ जिसके अंदर कम से कम लोकसभा में, राज्यसभा में और स्टेट असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन मिलेगा उन सारी सीट्स पर आने वाले समय में। हालांकि ये बात और है कि ये होते होते शायद 5 साल और बीत जाए या 7 साल और बीत जाए, लेकिन कम से कम बिल टेबल हो चुका है और कल से इस पर डिस्कशन भी आपका शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है, न्यू दिल्ली मतलब हमारे देश की सरकार ने एक्सपेल किया है एक टॉप कनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल को। और ये एक टिट फॉर टैट मूव है, बिकॉज एक इंडियन ऑफिशियल जिनका नाम है, जो कि रॉक के इंडियन जो रॉक चीफ थे कनाडा में, पवन कुमार राय, उनको एक्सपेल किया था कनाडा ने। और इस व्यक्ति को कहा गया है कि आप विद इन 5 डेज इंडिया को छोड़ दें। फिर दोस्तों, WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जो कि है पहली रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई बीपी, जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में मेंशन है और कैसे इंडिया में दुनिया भर में हाई बीपी के केसेस बढ़ गए हैं और कैसे उससे डेथ्स भी अब आपकी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे होमवर्क पे। क्वेश्चन वन था, कौन सी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बैन करेगा अमेरिकन बुली एक्सेल डॉग्स को, बिकॉज उससे कई फेटल केसेस देखे गए हैं उस कंट्री के अंदर। उसका आंसर है यूके। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है इनमें से किसे, जो एक IRS ऑफिसर हैं, एज द डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आंसर है राहुल नवीन। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। होयसला टेम्पल्स जो कर्नाटका में हैं, उन्हें इंस्क्राइब किया गया है इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर। इस न्यूज के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट वन, ऑल द 3 टेम्पल्स आर प्रोटेक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और नॉमिनेशन जो हैं उन्हें एंटर किया गया था एज द सेक्रेड एनसम्बल ऑफ होसलियास। होयसला टेम्पल बेलूर में है, हालेबीडु में है और सोमनाथपुर में है कर्नाटका में, और इन्हें यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इन मॉन्यूमेंट्स को ऑफिशियली इंस्क्राइब किया गया एट द 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग, जो रियाद सऊदी अरेबिया में हुई। और इससे पहले इंडिया का जो 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके तौर पर शांति निकेतन, जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल में, उसे भी इंस्क्राइब किया गया था इसी पर्टिकुलर मीटिंग में। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी या ऑल ऑफ दी अबव? आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। जो मिलिट्री लीडर्स हैं माली, बर्किना फासो, नाइजर के, उन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जो कि एक मिनिस्टीरियल डेलीगेशन है फ्रॉम द 3 सहेल कंट्रीज। उस बिहाफ पे, उस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा न्यूज़ आपका करेक्ट है? लिप्ताको गोरमा चार्टर स्टैब्लिश किया गया अलायंस ऑफ सहेल स्टेट द्वारा। लिप्ताको गोरमा रीजन जो है उसमें माली, बर्किना फासो, नाइजर बॉर्डर्स मीट करते हैं और यहाँ पर जिहादिज्म पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ चुका है। एक जिहादिस्ट इंसर्जेंसी यहाँ पर इरप्ट हुई थी नॉर्दर्न माली में 2012 में, जो कि बुर्किना फासो, नाइजर में 2015 तक फैल गई है, और इन तीनों देशों में 2020 तक तख्ता पलट या कू हो चुका है। कौन सा, और माली का कैपिटल बमाको, वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक वहां की करेंसी है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अब आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा और वैसे सोचना पड़ेगा। अब सिर्फ सतह मतलब बेसिक हेडलाइन पढ़कर आपका कोई अच्छा एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं बहुत लोअर लेवल की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब पानी है अच्छी, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस करना पड़ेगा। मैंने एक काम किया है, इस बार का जो वीकली MCQ आएगा वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अधिक से अधिक होंगे और उनमें इन जैसे क्वेश्चंस को ही हम टेकअप करेंगे। ठीक है जी, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। हंगर मैप लाइव एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है जो ट्रैक करता है की इंडिकेटर्स जैसे अक्यूट हंगर, हाउस होल्ड फूड कंजम्पशन, लाइवलीहुड, चाइल्ड न्यूट्रिशन स्टेटस, मोर्टालिटी, एक्सेस टू क्लीन वाटर। इनमें से इसको किसने लॉन्च किया है? उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम। इसने ही हंगर मैप लाइफ को लॉन्च किया। इसने बताया है करीब 828 मिलियन लोग हंगर के शिकार हैं, और कंट्रीज लाइक चाड, नाइजर, सीरिया, सोमालिया, उन कंट्रीज में हंगर के केसेस अब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं। कितना मैक्सिमम रेंज है
काशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का जो बनी है पहली बटालियन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिन्हें इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है। वेल, इसका रेंज है मैक्सिमम 500 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई जाती है। इनमें से वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को लॉन्च किया है, जो कि वेलफेयर के लिए काम करती है ऑफ द लेबर फोर्स ऑफ द स्टेट? आंध्रा, तमिलनाडु, अरुणाचल या फिर तेलंगाना? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। इसका बिल्कुल सही जवाब है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे, पहली बड़ी करंट अफेयर पे आते हैं। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली के सीट्स पर, उसका बिल को जो है वो पेश किया गया है। भारत के लॉ मिनिस्टर मेघवाल साहब, उन्होंने इस बिल को टेबल किया। इसके ऊपर टिप्पणी की हमारे मोदी जी ने, उसके बाद जो सेशन है वो अर्जर्न हो गया और कल इस सेशन में और ऐसे बड़े बिल्स आ सकते हैं और इन सारे सेशंस पे इसकी बातचीत भी आगे चलकर आपकी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने सितंबर 19 को यानी कि कल रिड्यूस किया है एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 128 अमेंडमेंट है इस बार संविधान का। और इसी अमेंडमेंट के तहत अब एक नया बिल पास किया गया है, नया बिल टेबल किया गया है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में जो आरक्षण है वहाँ की सीट्स पर महिलाओं का, उसमें 33% का रिजर्वेशन आपका दोस्तों देगा। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये पहला बिल है जिसे इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेटअप किया गया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो ओल्ड बिल्डिंग है उसका नाम संविधान सदन के नाम से नाम रखा गया है और वो अब बिल्डिंग एज अ हेरिटेज काम करेगी। उस बिल्डिंग में आपका पार्लियामेंट्री वर्क नहीं होगा, वो आपकी नई बिल्डिंग में आपका कराया जाएगा। ये जो बिल है इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये बिल प्रपोज करता है 33% रिजर्वेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। 15 सालों के बाद इसको चेक किया जाएगा और फिर एडजस्ट किया जाएगा रिजर्वेशन को। अच्छा, इस 33% में SC/ST विमेन के लिए भी अलग से उनका रिजर्वेशन इसमें ही आपका किया गया है और ये अमेंडमेंट आपका है 128। ये अमेंडमेंट नाम भी आप यहाँ पर पढ़िएगा। अगर हम इतिहास की बात करें कि अधिनियम कैसे बना, कैसे हुआ, तो सबसे पहले 1996 में इसका जिक्र किया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। उसके 2 साल बाद जिक्र हुआ, फिर 99 में जिक्र हुआ। सारे समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मनमोहन सिंह सरकार में 2008 में इस बिल को पास किया गया राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में जो कई और सदस्य दल थे जो जिसमें आपका ऑपोजिशन में सपा, यूपीए मेंबर, आरजेडी और उस समय एनडीए का अलाय जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने इसको अपोज किया था, जिस वजह से लोकसभा में ये बिल आपका जो है वो पास नहीं हो पाया था। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो लोकसभा में 78 वुमेन है आउट ऑफ द टोटल 543 एमपीज। राज्यसभा में 31 वुमेन है आउट ऑफ द टोटल 238 मेंबर्स। सिमिलरली छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम परसेंटेज है वुमेन एमएलएस का 14.4%, वेस्ट बंगाल 13.7%, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपका 12.4% रिप्रेजेंटेशन के साथ महिलाओं का वो है आपका झारखंड। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो परसेंटेज है वो रिजर्वेशन नहीं है, ये परसेंटेज कितने परसेंट महिलाएं एमएलएस हैं या एमपीज हैं। 10 to 12% में बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आते हैं और 10% से कम में बहुत आपके राज्य आते हैं, जिनमें आंध्रा है, अरुणाचल है, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटका, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी हैं। तो जो स्थिति है विमेन रिप्रेजेंटेशन की, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की असेंबलीज में, स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा, राज्यसभा में वो काफ़ी कम है और उसको हमें इम्प्रूव करना है और उसकी तरफ ये बेहद ही अच्छी एक पहल बताई जा रही है। तो जैसा कि शो का यूएसपी है, आइए इसका माइंड मैप देख लेते हैं। तो लॉ मिनिस्टर जी ने एक विमेन रिजर्वेशन बिल को टेबल किया है। इसका हाईलाइट 33% रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को इन लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और 15 साल तक रहेगा रिजर्वेशन। 15 साल के बाद इसमें फिर से हम चेंज कर सकते हैं। इसे पहली बार 96 में किया गया था, पर राज्यसभा में लोकसभा पास होने के बाद 2010 में इसे कैंसिल कर दिया गया था। अब ये इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तो आपका होगा 2027 से, ठीक है, लेकिन चुनाव जो बड़े होंगे वो 2029 में होंगे। तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उससे इसका इम्प्लीमेंटेशन आपका हो सकता है। और ऐसा इसलिए बिकॉज जो जनगणना है 2021 की वो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है। वो जब पूरी होगी तो ही ऐसा रिजर्वेशन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं।
और सिग्निफिकेंस का इसलिए भी है, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है बिकॉज ये इंडियन पार्लियामेंट का आपका पहला बिल है जिसे जो है वो टेबल किया गया है नई पार्लियामेंट सदन में। इट वाज द फर्स्ट डे एंड द फर्स्ट बिल ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। अच्छा, न्यू पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो न्यू पार्लियामेंट में इस बार 6 द्वार हैं, 3 सेरेमोनियस द्वार हैं, जनरली उसमें पब्लिक एक्सेस नहीं होगा, और 3 द्वार ऐसे हैं जहां पर पब्लिक एक्सेस होगा। ये 6 जो द्वार हैं, जो 6 एंट्रेंसेस हैं, इनका नाम एनिमल्स पे और ऐतिहासिक और बहुत ही हमारे संस्कृति के रिलेटेड जो एनिमल्स हैं उनसे ये नाम जो है वो आपके इंस्पायर किए गए हैं। इनमें जो अच्छा, और उसी में से एक द्वार पर भारत का झंडा फहराया भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन श्री जगदीप धनखड़ ने। उस द्वार का नाम था आपका जगदीप द्वार। ऐसे आपके टोटल 6 द्वार हैं जिनको अलग अलग जानवरों या अलग अलग जो लेजेंडरी एनिमल्स हैं या हाइब्रिड एनिमल्स हैं उनके ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला आपका पहले 3 एंट्रेंस जो हैं वो सेरेमोनियल हैं, ठीक है, वहां पर पब्लिक की एंट्री अलाउड नहीं है। उनमें आपका एक तो गजा है, मतलब जो एलिफेंट के ऊपर है, विजडम और इंटेलेक्ट का ये सिंबल है। दूसरा आपका अश्व है, अश्व को इंग्लिश में कहते हैं, या अश्व का हिंदी नाम घोड़ा है और इंग्लिश में से हॉर्स कहते हैं। वो करेज को और एंडोरेंस को दिखाता है। फिर आपका गरुड़ा है जो कि एस्पिरेशन और प्रोग्रेस पे है, जो कि नॉर्थ पे गज द्वार, साउथ पे आपका अश्व द्वार और ईस्ट पे आपका गरुड़ द्वार को बनाया गया है। इसके अलावा 3 आपके द्वार हैं जो पब्लिक एंट्रेंस पे हैं। इनमें पहला आपका द्वार जो है वो है मकर का, जो कि यूनिटी और डाइवर्सिटी को दिखाता है। शर्दुला द्वार है जो कि बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी को दिखाता है। और हमसा द्वार है जो डिस्क्रिमिनेट और सेल्फ रियलाइजेशन का, खुद की पहचान करना और डिसर्न करना, समझना सच या झूठ क्या है उसको दिखाता है। वेस्ट पे आपका मकर है, साउथ ईस्ट पे आपका जो है वो शर्दुला है और नॉर्थ ईस्ट पे आपका हमसा द्वार जो है उसे बनाया गया। टोटल 6 द्वार आपके यहाँ पर जो हैं वो बनाए गए हैं। इस पे मैं अलग से एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो वीडियो देख लीजिएगा। उस पे मैंने और इन द्वार को एक्सप्लेन ढंग से किया हुआ है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी की। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो आज के दिन एक नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगी। ये कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया जाएगा एशिया पैसिफिक रीजन्स के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये 2 डे कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है बिकॉज ये जो साल है इट इज़ द 75th ईयर ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। साथ ही साथ 30 साल पूरे हुए हैं भारतीय ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस और पेरिस प्रिंसिपल्स के। इसीलिए इस मौके पर न्यू दिल्ली में खास तौर पे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए जो मानवाधिकार इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फ्रेंस है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, उसे दिल्ली में आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, भारत की जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की, उन्होंने 3 इनिशिएटिव्स को एक साथ लॉन्च किया है और इसको कल लॉन्च किया गया। इन इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने के पीछे रीज़न है ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको रिफॉर्म कर सकें, जो फार्मर्स हैं उनके वेलफेयर की बात कर सकें। इनमें पहला है आपका किसान ऋण पोर्टल, ऋण को इंग्लिश में कहते हैं लोन पोर्टल। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स हैं उनको ऑनलाइन यहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है जहां से किसान लोन ले सकते हैं अंडर दी किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी की ही बात करें तो उसके लिए एक डोर स्टेप कैंपेन है जहां पर घर घर जाकर केसीसी के बारे में बताया जाएगा। एक ऐसा अभियान है जिसके लिए टाई अप किया गया है नाबार्ड के साथ। नाबार्ड वो एग्जीक्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जीक्यूट करेगी केसीसी घर घर अभियान, जहां पर घर घर जाकर जो लोन्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो फीचर्स हैं केसीसी के, उनको घर घर जाकर बताया जाएगा। याद रखिएगा केसीसी के अंदर मैक्सिमम लोन आपका 5 साल का मिल सकता है। और आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक विंड्स मैनुअल को लॉन्च किया गया है जहां पर विंड्स का फुल फॉर्म है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, जो बताएगा रियल टाइम बेसिस पर वेदर स्पेसिफिकली टू फार्मर्स एंड अदर्स, ताकि वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अपने फार्मिंग को वो कर सकें और प्रोएक्टिव रहें अपने फार्मिंग को लेकर। उसके लिए विंड्स पोर्टल को, जिसका नाम है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स पोर्टल मैनुअल, इसको भी लॉन्च किया गया। तो 3 चीज़ें हैं, पहला किसान ऋण पोर्टल, दूसरा घर घर केसीसी डोर टू डोर केसीसी कैंपेन, तीसरा आपका है विंड्स मैनुअल। ये 3 इनिशिएटिव्स को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है। ठीक है,
हाँ, जिनके इस समय मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि चाइना का ही डिस्प्यूट है या फिर इंडिया के डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट लैंड को लेकर पूरे दुनिया में है, ठीक है। और इसमें उनकी बात भी करेंगे, साथ ही में हम दो देशों की बात करेंगे जो एक समय आज से करीब 5 से 8 10 साल पहले अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट यूएस से बेहतर संबंध हमारे यूएस के इस पड़ोसी के साथ थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो आते हैं, और उनका एक लिनिएज भी रहा है, उनके फादर भी थे, वो भी इंडिया से काफ़ी गुस्सा थे, या फिर इंडिया से गुस्सा क्या रहेंगे, इंडिया से रिश्ते अच्छे नहीं थे उनके समय, और अब इनके टेन्योर में भी रिश्ते खराब हैं। तो दोस्तों कनाडा और इंडिया की जो हमने बात ऑलरेडी आपके सामने की है, वहाँ पर हमने आपको बताया है कि जो इंडियन डिप्लोमेट है उनको वापस बुला लिया है, उनको वापस भेज दिया है, और भारत ने भी एक सीनियर डिप्लोमेट को आपके कनाडा के इंडिया से 5 दिनों के अंदर वापस जाने की बात की है। उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दो और देशों की, अजरबैजान और आर्मेनिया, ठीक है। अगर आपको याद होगा, अभी आर्मेनिया के साथ हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डीपीआई का एग्रीमेंट किया है, याद होगा आपको। वो हमने एंटीगा बरबूडा के साथ भी किया है, आपको याद होगा। तो उस वजह से न्यूज़ में है, लेकिन यहाँ न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है, जो सीरिया का नाम है नगार्नो कराबाख, ठीक है। इस एरिया के बारे में पूरी दुनिया में इसमें दो अलग अलग राय हैं। अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इस एरिया का कंट्रोल है अजरबैजान के पास, लेकिन इस एरिया के अंडर जो मैक्सिमम लोग रहते हैं वो आर्मेनिया के हैं, और अजरबैजान कंट्रोल सिर्फ सुपरफिशियल है बिकॉज आर्मेनिया के लोग यहाँ पर अधिकतर रहते हैं। तो अभी हाल ही में अजरबैजान जो है, जो कि इसका अकॉर्डिंग टू अ इंटरनेशनल लॉ ऑफिशियल ओनर है इस एरिया का, उसने कहा है कि इस एरिया में एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो किया गया, जिससे कि जो आर्मेनिया की पोजीशंस पर उन्होंने इसको किया है ताकि आर्मेनियंस को यहाँ से भगा दिया जाए। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अजरबैजान ने कहा कि उन्होंने एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किया है टारगेटिंग आर्मेनियन मिलिट्री पोजीशंस जो कि इस रीजन में आर्मेनिया की हैं। आर्मेनिया भी पिछले कुछ समय से न्यूज़ में है बिकॉज उसने रशिया को भी एंगर किया था, बिकॉज इसी रीजन में आपका रशिया का मिलिट्री बेस भी है जो इसी रीजन के अंडर भी आता है। करीब 16 किलोमीटर्स का जो मिलिट्री बेस है रशिया का, वो नगोर्नो कराबाख रीजन में आता है। तो उसको भी उसने अटैक किया था, और अटैक क्या किया था, उसी रीजन में यूएस के साथ उसने एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किया था, और उसने रोम कन्वेंशन को रेटिफाई किया था, जिससे कि वो इस जगह को अपने अंडर कर सके। तो उसको लेकर रशिया भी आर्मेनिया से काफ़ी गुस्सा हो रखा है। तो दो बड़े इंसिडेंसेस हैं। अभी से ये हुआ है कि एक एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी की है अजरबैजान ने, उसके ही ओन किए जाने वाले अकॉर्डिंग टू द लॉ उस रीजन में जहां पर आर्मेनियंस का मैक्सिमम मेजॉरिटी कंट्रोल है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वो रीजन है जो लाल से आपको दिख रहा है। इस रीजन को हम कहते हैं नगोर्नो कराबाख रीजन। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो मैं चलूंगा आपका 1921 के पास। 1921 में ये जो रीजन था, इस रीजन का इशू शुरू हुआ। उसके बाद 1980s में जब धीरे धीरे ही सही जब सोवियत यूनियन आपका हट रहा था, तो ऐसा कहा गया कि ये जो रीजन है वो रीजन अजरबैजान का होगा, और आर्मेनियंस को इससे हटा दिया गया। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में इस रीजन को लेकर और ज़्यादा जो बहस है, और ज़्यादा जो झगड़े हैं, वो आपके आर्मेनिया अजरबैजान के बीच लगातार आपके जो है वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज देखिए अजरबैजान जो है वो बेहतर कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और अजरबैजान एक एनर्जी रिच कंट्री है, ठीक है। अब जो आपकी लाइन आती है यहाँ से ब्लैक सी और कैस्पियन सी वाली, उसका कंट्रोल उसका कंट्रोल जिस देश के पास होगा वो देश बेहतर करेगा, और वो जो आपका लाइन जाती है ट्रेड की, उसमें ही रीजन आता है। इसीलिए आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों इसको लेकर समय समय पर झगड़े करते रहते हैं। इसीलिए पूरा मामला ये आपका फिर से सामने आया है। फिर दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू दिल्ली मतलब भारतीय सरकार ने एक्सपेल किया है एक टॉप कनेडियन डिप्लोमेट को ओवर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़। ये एक टिट फॉर टैट मनूवर भी है, बिकॉज इससे एक दिन पहले वहाँ कनाडा ने भी भारत के जो आपके पवन कुमार राय जी हैं उनको बोला था जाने को। वो रिसर्च एनालिसिस विंग जो भारत का इंडियन एजेंसी है उसके कनाडा के ब्यूरो के चीफ थे, उनको वहाँ से भेजने की बात की थी। और इनको कहा गया है कि इनको नहीं, ये तो खैर प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, कि 5 डेज में आपको रिजाइन करना है। उनका नाम है आपका ओलिवियर सिल्वेस्टर, ठीक है। ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है कनाडा की, उसकी इंडिया चीफ है। इनको विद इन 5 डेज जाने की बात यहाँ पर कही है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं
hours after Indian diplomat was in Canada was told to leave the country over Canada's inconclusive accusations linking Indian government with the attack. देखिए हुआ क्या है कि इस साल जून महीने में एक खालिस्तानी टेररिस्ट लीडर था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। उसको उसकी किलिंग हुई थी। एक टेंपल जिसका वो प्रेसिडेंट था, उस टेंपल के बाहर दो मास्टमैन ने उसको मार गिराया। अभी एक दिन पहले जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा कि वी हैव कंक्लूसिव एविडेंस और हमें लगता है देयर इज अ पोटेंशियल लिंक इन द किलिंग बाय इंडियन एजेंट्स, जिसकी वजह से जो इंडिया एजेंसी के चीफ थे कनाडा में पवन कुमार राय, उनको वापस इंडिया बुला लिया गया। देखिए इसको लेकर दुनिया भर से टिप्पणी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एक अलायंस है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और साथ में आप कनाडा है। उन्होंने भी डीप कंसर्न दिखाए हैं। हालांकि इस पर अपडेट यूके ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमें दिक्कत तो है लेकिन हमारे रिश्ते इंडिया के साथ चेंज नहीं हुए हैं। अभी यूएस का जवाब आना बाकी है कि यूएस का इस मौके पर इंडिया के रिश्ते के तौर पे, इंडिया का जो ट्रेड रिश्ते के तौर पे क्या कहना है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट था जिसको लेकर ऑलरेडी 6 राउंड्स इंडिया और कनाडा के बीच हो गए हैं, उसको इनडेफिनेटली पॉज कर दिया गया है। तो वो एक इंडिकेटर था कि कहीं ना कहीं इंडिया और कनाडा जो है उनके रिश्ते अब खराब, बद से बदतर आने वाले समय में आपके होते जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे में जो सबसे बड़ी स्पॉटलाइट है वो है इस व्यक्ति की, जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एसोसिएट था ऑफ द बैंड इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप सीक्स फॉर जस्टिस, और ये नंबर 2 था आफ्टर गुरपतवंत सिंह पन्नू। अब ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, अभी 12 सितंबर को रेफरेंडम हुआ है सरे कोलंबिया में, सरे ब्रिटिश कोलंबिया में, जो कि एक प्रोविंस है कनाडा की, जहां पर एक अलग 6 स्टेट का एक डिमांड इस पर्टिकुलर जगह पे किया गया है और ये मौजूद था। इसके बाद इसका नंबर आता था और इसे इस साल जून में जो है इसकी किलिंग हो गई थी। ये जो व्यक्ति है, जो टेररिस्ट है, इसने बब्बर खालसा ज्वाइन किया था, जिसको लीड करते हैं जिसको लीड किया है जगतार सिंह तारा ने, और उसके बाद इसने खुद का एक प्रो खालिस्तानी फ्रंट खालिस्तान टाइगर फोर्स को भी इसने आपका बनाया था। तो इसकी डेथ हुई है, इसकी किलिंग हुई है और इसको लेकर ही पूरा मामला हुआ। इनफैक्ट वहां की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी शी हैज शोन एम्पैथी टुवर्ड द फैमिली ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यूएई की ओर चलते हैं। यूएई के एक एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है सुल्तान अल नयादी। ये रिटर्न किए हैं अर्थ पे आफ्टर हिस्टोरिक 6 मंथ मिशन, जहां पर ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे। अल नयादी जो मिशन था, उनका मिशन था 186 डेज का, और ही वॉज अबोर्ड द आईएसएस, और ये लॉन्गेस्ट समय तक स्पेस में रहने वाले या आईएसएस में रहने वाले एमिराती एस्ट्रोनॉट जो हैं, वो अरब एस्ट्रोनॉट जो हैं वो बन चुके हैं। और ये पहले एस्ट्रोनॉट भी हैं जिन्होंने स्पेस वॉक की है स्पेस में, तो उस वजह से भी ये जो अल नयादी हैं वो अभी न्यूज़ में आपके बने हुए हैं। 2023 में ये लाइमलाइट में आए थे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे इन्होंने एक लोटस पोज, जिसे हिंदी में कहते हैं पद्मासन, वो पोज इन्होंने किया था आईएसएस में। उसकी फोटो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गई थी। और अब आफ्टर हज़ा अल मंसूरी ये दूसरे ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं, या वो पहले 2 एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं जो स्पेस में आपके गए हैं फ्रॉम द यूएई अलोंगसाइड हज़ा अल मंसूरी। तो सुल्तान अल नयादी जो है वो 186 डेज के सजर्न के बाद ऑन दी नेशनल स्पेस स्टेशन ये वापस आपके यूएई इन्होंने वापस अर्थ पर इन्होंने लैंड किया है। फिर दोस्तों आदित्य L1 का लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो उसका ट्रांस लैंग्रियन मनूवर था, जिससे वो जो L1 ऑर्बिट है, जो L1 पॉइंट है, लैंग्रांजी पॉइंट, जहां पर उसको जाकर स्टडी करना है मून को, उसकी ओर अब आगे बढ़ चुका है और ये अब आपका हो चुका है। और अब विद इन 110 डेज ये L1 पॉइंट पर आपका पहुंच जाएगा, एक ऐसा पॉइंट सन और अर्थ के प्लेन पर जहां से बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के ये डायरेक्टली आपका स्टडी कर पाएगा सन को, और इसीलिए ये मनूवर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये मनूवर आपका कल के दिन हुआ और इसीलिए ये मनूवर को जानना इंपॉर्टेंट है। तो द लास्ट ऑफ द मनूवर ऑलरेडी हो चुका था। अब जो ट्रांसलैंग्रियन पॉइंट 1 का इंसर्शन मनूवर था, वहां उस ऑर्बिट में जाने का वो मनूवर भी अब आपका शुरू हो चुका है, और विद इन 110 दिन ये वहां पर जाकर स्टडी करेगा वहां पर ऑफ द सन। तो उसको लेकर ये अपडेट यहाँ पर आईएसआरओ ने अभी हमारे सामने पेश किया है। फिर दोस्त मैंने आपको कल बताया था कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को इंडिया इंटरप्ट करेगा।
प्रलय मिसाइल इज द फर्स्ट एवर बटालियन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंडियन आर्मी में आएगा। अब उसी तरह से इंडिया जो अपना डिफेंस कैपेबिलिटी है, इनफैक्ट जो इंडिया की पैरा ड्रॉपिंग कैपेबिलिटी है कि किसी एयरक्राफ्ट से हम पैरा ड्रॉप कर सकें इक्विपमेंट्स को या असलहों को या अपने या इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स को, तो उसमें इंडिया को बड़ा एक मिला है शॉट इन द आर्म, एंड दैट इज P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। अब यहाँ पर याद रखिएगा, हैवी और ड्रॉप पैराशूट मतलब एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र जिससे कि हम हैवी इक्विपमेंट्स को, हैवी पेलोड को इस सिस्टम के जरिए ड्रॉप कर सकते हैं बहुत ही फास्ट स्पीड्स पे। तो इसका नाम है P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। इससे इंडिया की जो कैपेबिलिटी है पैरा ड्रॉपिंग की वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब अगर इसको हम देखें हमारे माइंड मैप से, तो इससे जो इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी है ऑफ डेवलपिंग अ पैराड्रॉपिंग सिस्टम वो बढ़ चुका है। बेसिकली केपेबल है ऑफ पैराड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स, मिलिट्री पेलोड अप टू 7 टन वेट फ्रॉम एन IL-76 एयरक्राफ्ट। एक एयरक्राफ्ट के जरिए 7 टन वेट तक का ये मिलिट्री लोड जो है उसे पैराड्रॉप कर सकता है। इसका जो कैपेसिटी है मैक्सिमम दैट इज 8500 kgs तक का लोड, लेकिन जनरली ये 7000 kgs तक का लोड जो है उसे ड्रॉप कर देगा, जिससे कि वॉर फ्रंट पे या वॉर के टाइम इक्विपमेंट्स को ड्रॉप करना, इक्विपमेंट्स को पहुंचाना हमारे सैनिकों तक, हमारे पर्सनल तक आसान हो जाएगा। बेसिकली ये बना है 100% फेरस और नॉन फेरस मटेरियल से, और ये 260 से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी पैराड्रॉप आपका हो जाएगा। और इसे डेवलप किया है आपके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो जो P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम है वो अब इंडियन आर्मी को मिला है, जिससे जो उसकी पैराड्रॉपिंग फैसिलिटीज हैं वो अब काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, बातें हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। दोस्तों RBI के करंट चेयरमैन, करंट MD CEO शशिधर जगदीशन, उनको रीअपॉइंट किया गया है HDFC के MD CEO के तौर पर आने वाले 3 और सालों के लिए, और ये अब MD CEO रहेंगे HDFC बैंक के अक्टूबर 2026 तक। जगदीशन साहब ने रिप्लेस किया था आदित्य पुरी को, जो फर्स्ट फाउंडर MD CEO थे HDFC बैंक के सिंस इंसेप्शन 1994 और 1996 और 1994, और उनके बाद 2020 में इन्हें अपॉइंट किया गया था। अब इन्हें 3 और सालों के लिए HDFC बैंक का MD CEO के तौर पर अपॉइंटमेंट मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसमें कुल मिलाकर 38 कंट्रीज मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। उसने इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसे बढ़ाया है और अब उसका ग्रोथ रेट रखा है 6% पे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 5.9% रहेगा 2023-24 में, लेकिन अब वो 6% हो गया है। अगर उनकी बात माने तो पिछला साल जो बीता 2022-23 का, उसमें ग्रोथ रेट था हमारा 7.2% पे। सो OECD के अकॉर्डिंग 23-24 में ग्रोथ रेट रहेगा 6% का। पहले आपका ये 5.9 पे था और पिछले साल यही ग्रोथ रेट आपका 7.2% पे था। कंपेयर करें तो S&P ने कहा है ग्रोथ रेट हमारी रहेगी अराउंड 6.6% की, और फिश ने कहा हमारी ग्रोथ रेट रहेगी अराउंड 6.3% पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है जी, तो उसी कड़ी में इन्होंने कितना कहा है, 6% कहा है OECD ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं राज्य की खबरों पर। पहला राज्य हमारा जो है वो है महाराष्ट्र का। दोस्तों महाराष्ट्र में, और ये खबर 2 दिन पुरानी है लेकिन बताना ज़रूरी है आपको, वहाँ पर जो औरंगाबाद हैं और उस्मानाबाद हैं उनके नाम आपके अब चेंज किए गए हैं। औरंगाबाद जो है उसका नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम रखा गया है आपका धाराशिव। ये 2 नए नाम आपके जो हैं वो रखे गए हैं। नए नाम क्या, पहले भी इनका इतिहास था और ये नाम अब रीनेम हुए हैं औरंगाबाद के और उस्मानाबाद के। ये खबर तब आई है जब 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया हैदराबाद लिबरेशन डे, और उसमें खास तौर पे जो मराठवाड़ा रीजन था उस पर फोकस किया गया महाराष्ट्र में, जहां पर 45,000 करोड़ रुपीस का एक डेवलपमेंट पैकेज लॉन्च किया गया है, जिसमें मराठवाड़ा का जो सूखा है उसे कम करने के लिए, रिकवर करने के लिए 14,000 करोड़ का इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसको भी आपका लॉन्च किया गया है। तो 2 नए शहरों के नाम बने हैं, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का आपको जो नया नाम है दैट इज धाराशिव। याद रहेगा सबको, क्लियर है सबको, ओके। फिर दोस्तों हम चलते हैं महाराष्ट्र से आगे, चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जिसका हिस्सा तेलंगाना था, वहां पर भी
17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया गया, जो कि पूर्व कैपिटल है आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक वहाँ पर एक डिश है जिसका नाम है अत्रेयपुरम पुतारेकुलू, ठीक है। इसको मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आंध्र प्रदेश के लिए। जीआई टैग जनरली मिलता है किसी आइटम को, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पीने का हो, चाहे वो पहनने का हो, चाहे वो कल्चरली सिग्निफिकेंट हो आइटम हो कोई, और उसको उस एरिया को मिलता है जो उसको सेल करेगा उसी नाम से, और उसको एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा 10 सालों के लिए कि आप इसको आने वाले 10 सालों तक आप अपने नाम से ही इसको सेल कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो सर आर्थर कॉटन पुतरेकलू सहकार संगम है, जो कि कोऑपरेटिव है, उसको ये मिला है कि आप इस स्वीट को, इस मीठे को, इस लड्डू को आप ही बेच सकते हो इस नाम से, कोई और इंडिया में या दुनिया में इसको इस नाम से बेच नहीं सकता। तो वो आंध्र प्रदेश के इस लड्डू को ये जीआई टैग दिया गया है। अगर हम आंध्रा की बात करें तो कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं उनमें बंदर लड्डू है, कोंडापल्ली टाउज है, फिर आपका बंगनापल्ले मैंगो है, फिर आपका तोलू बोमलता है, तिरुपति लड्डू है, और बोबिली वीना जो है वो यहाँ के आपके जो है वो जीआई टैग्स हैं। और ऐसे और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज किया गया है और नाम रीनेम किया गया है आफ्टर शहीद मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। बेसिकली हुआ गया था 2016 में कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ था ऑन दी जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में हुआ था, और यहाँ पर कैप्टन महाजन जो हैं उन्होंने एक टेररिस्ट को मार गिराया था, और एक अपने सोल्जर को बचाते हुए उन्होंने उनकी जवान वो शहीद हुए थे, और इसीलिए उनकी याद में जो यहाँ का स्टेशन का नया नाम है वो रहेगा आपका कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम आपका किया गया है। फिर आते हैं दोस्तों एमओयूज पर। एमओयूज का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, जो होते हैं रिटर्न समझौते देशों के बीच या फिर संगठनों के बीच, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड डेयरिंग के अंडर, उसने कोलैबोरेट किया है विद द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है। और इनके साथ जो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है, मतलब अगर कल को महामारी छाए, कल को किसी डिजीज़ फैले, खास तौर पे जो आपके जूनोटिक डिजीज़ हैं, उनके लिए कैसे हम प्रोएक्टिवली प्रिपेयर कर सकें, कैसे उसके लिए पहले से मेजर्स कर सकें, उसको लेकर इस अग्रीमेंट को किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने अग्रीमेंट किया है विद द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ताकि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए हम तैयार रहें। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपका फॉर्म हुआ था, इसका पहले नाम था आपका द ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूतीस, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल की, और 1924 से आपका वर्क कर रही है। ये हेल्प करती है कोऑर्डिनेट करने में, सपोर्ट करने में, प्रमोट करने में एनिमल डिजीज कंट्रोल को। और इस समय इंडिया को इंक्लूड कर दें तो टोटल में इसके 182 मेंबर कंट्रीज हैं एंड टेरिटरीज हैं जो इसके अंडर आपका वर्क करती हैं। तो इसने एग्रीमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ। फिर दोस्तों अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ये डे में से मिस हो गया था 16 सितंबर को, यानी जो थर्ड सैटरडे है सितंबर का, उस दिन ऑब्जर्व किया गया द रेड पांडा डे। ये डे आपका 2010 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, और रेड पांडा नेटवर्क ने इसको ऑब्जर्व किया था। ये नेटवर्क जो है आपका, ये नेटवर्क वर्क करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अंडर, और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो आपका 61 में बना था, WWF जिसे कहते हैं, जिसके करंट प्रेसिडेंट आदिल नजम है, और ग्लैंड वॉद स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स हैं आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के। इनफैक्ट WWF का जो लोगो है उसमें भी आपको एक पांडा ही दोस्तों जो है वो दिखता है। तो जो नेशनल रेड पांडा डे है उसे थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर यानी कि 16 सितंबर को आपका अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। क्लियर है? ओके। फिर दोस्तों बात करते हैं शूटिंग वर्ल्ड कप की। मैंने आपको कल बताया था हमारे शूटर के बारे में। आज एक और शूटर निश्चल जो है उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल इन द फाइनल्स ऑफ हिज इवेंट, और ये सेकंड पर है आफ्टर चाइनाज मियाओ वर्नू। और लास्ट 5 शॉट्स में इन्होंने स्ट्रगल किया, जिस वजह से इन्हें कंटेंट करना पड़ा विद सिल्वर मेडल, और इन्होंने जीता मेडल 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में, जो कि रियो डी जेनेरियो जो एक सिटी है ब्राज़ील की, उस वर्ल्ड कप में इन्होंने सिल्वर मेडल आपका अभी हाल ही में जीता है। फिर दोस्तों आते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। भारत में एक रेगुलेटर है जिसे कहा जाता है एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर।
एंटी ट्रस्ट एक ऐसा अधिनियम है, एक ऐसा लॉ है हर देश में, जहाँ पर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो मोनोपोली करती है या जिसकी मोनोपोली है, जिसका एकाधिकार है या बहुत बड़ा अधिकार है एक क्षेत्र में, एक सेक्टर में, और वो उस अधिकार का मिसयूज़ करती है। फॉर एग्जांपल, समय समय पर अभी हाल ही में चल भी रहा है मुद्दा, गूगल पर आरोप लगते हैं कि उसने अपना जो उसका साम्राज्य है आपका ऑनलाइन, उसमें उसने मिसयूज़ किया है। अमेज़न पे लगते हैं, कई कंपनीज़ पे लगते हैं कि उन्होंने अपना जो उनका इन्फ्लुएंस है एक सेक्टर में, उसका मिसयूज़ करते हैं। तो उस मिसयूज़ को रोकने के लिए, चेक में रखने के लिए और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को चालू रखने के लिए, इनफैक्ट इंडिया में अगर बात करें तो एक्विजिशन मर्जर्स को भी चेक करने के लिए जो एक बॉडी बनाई गई है, उसका नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उस बॉडी में 3 नए मेंबर्स को ऐड किया गया है। इनमें पहले मेंबर हैं आपके अनिल अग्रवाल, जो कि एक फॉर्मर पुलिस अधिकारी हैं और अभी हाल ही में उन्होंने भारत का जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके साथ काम किया था। दूसरे जो हैं उनका नाम है श्वेता काकड़, जो एक लॉयर हैं और वो इससे पहले व्हाट्सएप की इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रह चुकी हैं। और तीसरे जो हैं वो आपके दीपक अनुराग हैं, जो फॉर्मर ऑफिशियल हैं, जिन्होंने इंडिया के कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के साथ उस ऑफिस में उन्होंने काम भी किया है। तो 3 नए मेंबर्स हैं आपके, एक हैं दीपक अनुराग, श्वेता काकड़ और तीसरे हैं आपके अनिल अग्रवाल। अगर हम सीसीआई की बात करें, यानी कि अगर हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो उसको फॉर्मेशन हुआ है 14 अक्टूबर 2003 में। हेडक्वार्टर्स आपके न्यू दिल्ली में है और रवनीत कौर जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के करंट में आपके चेयरपर्सन है। तो सीसीआई के अंदर 3 नए मेंबर्स को अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो अपॉइंटमेंट दिया गया है। फिर दोस्तों निहार मालविया की बात करते हैं। ये बनाए गए हैं द न्यू सीईओ ऑफ द बुक पब्लिशिंग फर्म पेंगुइन रैंडम हाउस। बहुत ही मशहूर इंडियन एंड इंटरनेशनल आपका ये पब्लिशिंग हाउस है बुक्स का, और उनमें निहार मालविया को उसका हेड अभी फिलहाल आपका जो है वो बनाया गया है। फिर दोस्तों बायोकॉन, जो इंडिया की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी में से एक है, जिसकी फाउंडर हैं आपकी जो करंट चेयरपर्सन भी हैं किरण मजूमदार शॉ, उन्होंने अपॉइंट किया है पीटर बेन्स को एज बायोकॉन्स ग्रुप सीईओ, यानी ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उस तौर पे इन्होंने रोल लिया है। बायोकॉन में ये इससे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, और अब ये वहीं उसी कंपनी के बायोकॉन के जो बेंगलुरु बेस्ड एक बायोटेक कंपनी है उसके ये ग्रुप सीईओ के तौर पर आपका काम करेंगे। फिर दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी और भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है स्किल्स ऑन व्हील्स, जिससे कि इंडिया में डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है जहां पर हमारा जो यूथ है, जो युवा है, उससे स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। और बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट में वो खास तौर पर राजस्थान में और फिर बाकी पार्ट्स में, बाकी स्टेट्स में आफ्टर राजस्थान, वहाँ पर इस कैंपेन को आपका स्टार्ट करेंगे। तो स्किल्स ऑन व्हील्स करके इस कैंपेन को अभी हाल ही में शुरू किया गया है। दोस्तों जब मैं युवा की बात करता हूँ तो वरुण ग्रोवर नहीं, वरुण गोयल शायद, उनका एक बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन के स्किट है, थोड़ा सा वो PG-18 है, लेकिन अगेन बहुत बेहतरीन स्किट है युवा के लेकर। आप जब भी समय मिलेगा देखिएगा, युवा नाम है उस स्किट का। और वो मुझे यही देख के उसकी याद आ गई कि एक तरफ सरकार इतना कुछ कर रही है और हमारा युवा कर क्या रहा है, रील्स देख रहा है, टिकटॉक बना रहा है, गानों पे डांस कर रहा है। डांस करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी कर रहा है इस समय। अच्छा, अब आते हैं बड़ी खबर पे। WHO ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की है जो कि हाई BP को लेकर है, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। आप सुना होगा ना, अरे मेरा माथा खराब हो रहा है, माथे पे खून चढ़ गया है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो हाई BP का केस है या फिर हाइपरटेंशन का केस है, ठीक है, और ये बहुत ही सीवियर केस है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 out of every 5 people with hypertension are not adequately treated। उनका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होता है। 76 मिलियन डेथ्स आपकी रुक सकती थी, कुड बी अवर्टेड आने वाले समय में, अगर हमने इसको एड्रेस किया फ्रॉम 2023 टू 2050। इसके अलावा इसको बैक किया है भारत, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, इस पर हर बड़े एग्जाम में सवाल आता है। अकॉर्डिंग टू द 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019-20 का है, उसमें कहा गया है कि हाइपरटेंशन का जो प्रिवलेंस है, उसके जो केसेस हैं, वो मेन में 24% है और विमेन में 21% है, जो कि पहले 19% था मेन में और सिर्फ 17% था विमेन में इन 2015-16 उस राउंड से अब काफ़ी इम्प्रूव, काफ़ी खराब हुआ है द केसेस ऑफ हाइपरटेंशन अमंग मेन एंड वुमेन इन इंडिया।
अब यहाँ पर इंडिया क्या करता है, इंडिया इसके लिए एक हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम को लॉन्च करता है, जो कि लार्ज स्केल लेवल पर अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन एक कंट्रोल अवेयरनेस प्रोग्राम है। और यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने एक और बात कही है कि 1 in 3 अडल्ट में हाइपरटेंशन है। अडल्ट मतलब 18 या उससे ऊपर, उनमें हाइपरटेंशन केसेस हैं, खास तौर पे 25 ईयर्स से लेकर एंड बियॉन्ड या 40 ईयर्स तक के रेंज में ये केसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब मेरी एज की बात हो रही है। अब अगर हम डेटाबेस पे चलें तो रीजन वाइज चलें तो ये एक रीजन वाइज आपको दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस हाइपरटेंशन के हैं वो आपका ईस्ट मेडिटेरेनियन में है और फिर अफ्रीका में है। कवरेज की बात करें तो मैक्सिमम जो कवरेज है डायग्नोसिस वो अमेरिकाज में है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट तो मैक्सिमम ट्रीटमेंट आपका होता है अगेन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, और लीस्ट ट्रीटमेंट आपका होता है अफ्रीकन रीजन में, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर हम बात करें कितने % लोग ट्रीट होते हैं एक एरिया में, तो मैक्सिमम ट्रीटमेंट आपका होता है अमेरिका 36% का, और सबसे खराब होता है आपका अगेन अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पर 12 और 14% जो केसेस हैं वो आपके सिर्फ ट्रीटमेंट में आते हैं, बाकी सारे केसेस आपके ट्रीट नहीं होते हैं। और जैसा आपने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमने ट्रीट करेंगे तो 76 मिलियन डेथ्स को हम बचा पाएंगे, डेथ्स को हम अवॉइड कर सकते हैं 2023 से 2050 के बीच। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर दोस्तों इंडिया का जो पहला मैन्ड सबमरीन है, सबमर्सिबल है, सॉरी, अभी सबमर्सिबल आपको याद होगा टाइटैनिक का जब हुआ था उसके आसपास एक सबमर्सिबल आपका बहुत ही डीप गया था और फिर क्रैश हो गया था। तो उसी कड़ी में या उसी सबमर्सिबल की तरह मतलब उसकी तरह नहीं, मतलब एग्जाम्पल की तरह, जो इंडिया का पहला मैन सबमर्सिबल है मत्स्य 6000, उसने डुबकी लगाई है बे ऑफ बंगाल में। और ऐसा करने वाला, ऐसा एंडेवर करने वाला, ऐसी पहल करने वाला इंडिया दुनिया का छठा आपका जो देश है वो बन चुका है। सिर्फ ऐसे 6 देश हैं जो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पर अपने सबमर्सिबल को इतने डीप डाउन ले जा रहे हैं, जिसमें आपका यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना आते हैं, जिन्होंने क्रूड अंडर सी एक्सपेडिशन किया है बियॉन्ड 5000 मीटर्स का। और ये जो मिशन है आपका, ये मिशन है अंडर द समुद्रयान, जिसमें हम समुद्र की जो गहराई है उसको जांच कर रहे हैं, उस वहाँ का जो मरीन एनवायरनमेंट है उसकी जांच कर रहे हैं। और इसको, इस पर्टिकुलर सबमर्सिबल को बनाया है, डेवलप किया है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने। और इसके करने के बाद इंडिया अब वो छठा कंट्री बना है जिसने ऐसा कोई मिशन लॉन्च किया है डीप सी डाइव का, जहां पर हमने डीप सी डाइव किया है एक सबमर्सिबल को बियॉन्ड द 5000 मीटर्स मार्क, और इसका नाम है आपका मत्स्य 6000। अब आते हैं दोस्तों हमारे होमवर्क पे। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में इंडक्ट किया है 600 सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस नोन एज विभव इनटू इट्स आर्सेनल। ये जो एंटी टैंक मिसाइल है ये हमारी कैपेबिलिटीज को जो है वो बेटर करते हैं। सवाल मेरा आपसे है, इसके अलावा इंडिया ने कौन से ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी अपने बटालियन में ऐड किया है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का नाम क्या है? सेकंड सवाल, इंडियन नेवी ने होस्ट किया सेकंड एडिशन ऑफ द नेवल इनोवेशन एंड इंजीनियरिंग सेमिनार, इसका नाम क्या है? ऑन अक्टूबर 4-5, 2023 इस समय वो इस सेमिनार करेंगे, उस सेमिनार का नाम क्या है? तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसको स्कैन करना होगा और आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग अपडेट्स हम देते हैं बर्निंग इश्यूज करंट अफेयर्स के। साथ ही में अगर आपको मेरा बैच लेना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही चलता है, वो रोज़ 12 बजे आता है यूट्यूब पे ही, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो बैच एक दिन होता है बैंकिंग कंसेप्ट, एक दिन फाइनेंशियल अवेयरनेस, और हर सैटरडे को हम स्टैटिक जीके को लेकर आते हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है बिना कुछ पैसे दिए तो भाई वो तैयारी कर लो। हर दिन 12 बजे आता है, मंडे टू सैटरडे, और संडे को सुबह उसका हम करंट अफेयर लेके आते हैं, तो उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ यहाँ मिलता है एक्सप्लेन बाय कुश पांडे पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे। और अगर आपको सोशल मीडिया मुझे फॉलो करना है तो ये मेरा ये रहा सोशल मीडिया का मेरा नाम, और वहाँ पर जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Do not forget to like, do not forget to share, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. Bye bye. Thank you so much and peace out. Bye bye.